हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल विधि शोध। आज से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारा चैप्टर 1, और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेक्शन लेक्चर 2, और आज के सेक्शन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जो कि कवर करता है जनरल एक्सप्लेनेशन, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कवर होते हैं सेक्शन 6 टू सेक्शन 52A। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि इंडियन पिनल कोड का चैप्टर नंबर 2 किसके बारे में बात करता है। तो इंडियन पिनल कोड का चैप्टर नंबर 2 बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में। यह आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि चैप्टर 2 के अंदर कौन कौन से सेक्शन कवर होंगे। तो कवर होंगे सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आती है। मैंने आपको बताया चैप्टर 2 के डेफिनेशन के बारे में और चैप्टर 2 के अंदर आने वाले सेक्शन के बारे में। अब इसी को हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है डिस्कशन का सेक्शन 6। इसमें कह दिया कि डेफिनेशन ऑफ दिस कोड, डेफिनेशन इन दिस कोड का मतलब आईपीसी टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। मतलब आईपीसी के अंदर दी गई कोई भी डेफिनेशनें हो। अब ये डेफिनेशन कौन कौन सी हैं वो हम हमारे फर्दर वीडियोस के अंदर देखेंगे। अब जैसे चोरी की डेफिनेशन हो गई, मर्डर की डेफिनेशन हो गई, या किसी और ऑफेंसेस की डेफिनेशन हो गई, तो उन सब डेफिनेशनों को जब हम देखेंगे तो हमें किसके साथ समझना पड़ेगा, हमें उसको जोड़ना पड़ेगा जनरल एक्सेप्शंस के साथ। अगर कोई अपराध आता है, अगर कोई अपराध होके आता है, कोई अपराधी आता है, तो हमें उस अपराध को तो देखना ही है, लेकिन साथ साथ उस अपराध के पीछे की क्या वजह थी, उस अपराध के पीछे के क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, उन सबको भी हमें देखना है। और यही बात हमें सेक्शन 6 में लिखी हुई है। डेफिनेशन इन दिस कोड मस्ट बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। और ये एक्सेप्शंस हमें कहाँ गिवन है, ये हमें गिवन है सेक्शन 76 टू 106 ऑफ आईपीसी। और ये 106 और ये जो एक्सेप्शंस हैं ये हमें गिवन है चैप्टर 4 के अंदर, जो कि हम अपने आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जनरल एक्सेप्शन कहाँ गिवन है, चैप्टर 4 के अंदर। कहाँ से कहाँ तक गिवन है, 76 टू 106 तक। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 6 की, तो इसका बेल एक्ट कहता है, इसका एक्ट की लैंग्वेज कहती है थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ दिस कोड। ये पहला पॉइंट मार्क करें आप। एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, हर अपराध की परिभाषा, हर अपराध की डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट, एवरी पीनल प्रोविजन ऑफ ऑफेंस, उस अपराध से जुड़े हुए प्रावधान, उस अपराध से जुड़े हुए पीनल प्रोविजन। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन। ये तीसरा पॉइंट मार्क करें। क्वेश्चन में आपसे इन तीनों में से कोई भी चीज़ पूछ लेगा कि सेक्शन 6 के डेफिनेशन में क्या गिवन है या क्या गिवन नहीं है। आपको सिर्फ ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, दूसरी चीज़ पीनल प्रोविजन ऑफ दैट ऑफेंस, और तीसरी इलस्ट्रेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ पीनल प्रोविजन ऑफ ऑफेंस। सिर्फ ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है सेक्शन 6 के अंदर। किसी भी अपराध की डेफिनेशन, किसी भी अपराध का पीनल प्रोविजन या किसी भी अपराध की इलस्ट्रेशन, वो जब हम समझेंगे तो हमें किसके साथ समझनी पड़ेगी, शैल बी अंडरस्टूड। अब यहाँ पे एक वर्ड आया शैल। शैल का मतलब हो गया कि ये कंपलसरी है। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, जो कि हमें कहाँ दे रखी है, 76 से 106 तक, 76 टू 106 तक।
हमें उन एक्सेप्शन को साथ जोड़ते हुए उन अपराधों के बारे में निर्णय लेना होगा। अब इसके अंदर दो इलस्ट्रेशन आई हैं और वो इलस्ट्रेशन बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, और जैसा कि मैंने आपको अपने पहली वीडियो में ही बता दिया था कि मैं आपको एक एक इलस्ट्रेशन के बारे में भी बताता हुआ चलूँगा। तो सेक्शन 6 की पहली इलस्ट्रेशन कहती है, अब ये पहली इलस्ट्रेशन बात करती है सेक्शन 82 की, जिसको कि हम कहते हैं डॉली इंकैपेक्स। एग्जाम में पूछ लेता है डॉली इंकैपेक्स किस सेक्शन के अंदर गिवन है, तो ये हमें गिवन है सेक्शन 82 के अंदर, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। और दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय डॉली इंकैपेक्स, तो इसका मतलब होता है अ चाइल्ड बिलो 7 years of age। आपसे पूछ लेगा डॉली कैपेक्स का मतलब, इनकैपेक्स का मतलब और डॉली इनकैपेक्स का सेक्शन, तो ये आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन बता दिए हैं। अब ये क्या होते हैं जब हम सेक्शन 82 तक पहुँचेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, उसका लीगल मीनिंग याद रखना है और उसका इंग्लिश मीनिंग याद रखना है। अब इसके इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया है, अब आईपीसी में कहा गया है, अगर आप इलस्ट्रेशन में पढ़ेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि आईपीसी में कहीं नहीं कहा गया कि एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध नहीं कर सकता। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास जिसमें कि एक सपोज कर लीजिए 6 साल का बच्चा है, उसने किसी का खून किया है, तो उसके अंदर लॉ की पहली प्रावधान्यता ये है, लॉ की पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा है वो अपराध करने में सक्षम ही नहीं है, उसको वो मानसिक बोध ही नहीं है कि वो अपराध कर सकता है। तो एक तरीके से सेक्शन 82 के अंदर एक 7 साल से कम उम्र के बच्चे को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे रखी है। मतलब लॉ ये कहता है कि जो एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा होगा वो अपराध करने के कुछ सूझबूझ रखता ही नहीं है, लेकिन अगर उसने अपराध किया है तो भी उसको छोड़ दिया जाएगा और ये उसकी जनरल एक्सेप्शन मानी जाएगी। अब हालांकि ऐसा आईपीसी में कहीं नहीं लिखा कि भैया 7 साल का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, करता होगा, लेकिन जब ये सिचुएशन आएगी तो हमें सेक्शन 82 की एक्सेप्शन याद रखनी पड़ेगी जिसमें लिखा हुआ है अ चाइल्ड बिलो अ 7 year of age कैन नॉट एबल टू डू एन ऑफेंस। ये एक तरीके से एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी गई है लॉ के द्वारा, किसको, अ चाइल्ड बिलो 7 year एज को। ये हो गई हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक पुलिस ऑफिसर है, ए है एक पुलिस ऑफिसर, इसके सामने एक बी है जो कि मर्डर कर रहा था किसी का। अब ए के सामने बी किसी का मर्डर कर रहा था। अब इस पॉइंट पर ए ने बी को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या ये बी ऐसे बोल सकता है कि ये जो ए पुलिस वाला है इसने मेरे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है? यहाँ पर बी ए को नहीं बोल सकता कि इसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। क्यों? क्योंकि ये एक पुलिस ऑफिसर है ए, और इसको लॉ ने बाउंड कर रखा है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा अपराध होता है तो आप उस अपराध को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये हमें बात लिखी गई है 76 के अंदर, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ टू डू इट।
अब ये 76 होता क्या है, जब हम 76 तक पहुंचेंगे तब याद रखेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है। सेक्शन 6 में 2 इलस्ट्रेशन है, पहली है 82 से जुड़ी हुई और दूसरी है 76 से जुड़ी हुई। 82 में कह दिया कि आईपीसी में ये कहीं नहीं लिखा कि एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध नहीं कर सकता, लेकिन जब कभी कोर्ट के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोर्ट में अपराधी के रूप में लाया जा रहा है, तो ये पहली प्रावधानता रहेगी कि भैया 7 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध कर ही नहीं सकता, उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी जाएगी। ये हो गई हमारी इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 2 हमारा कह दिया कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसके सामने कोई अन्य आदमी अपराध कर रहा था, सपोज मर्डर कर रहा था, लेकिन उस समय पुलिस ऑफिसर के पास उसको अरेस्ट करने का अरेस्ट वारंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बिना अरेस्ट वारंट के बी को अरेस्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर जो बी अपराधी है वो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई शिकायत नहीं कर सकता कि इसने मेरे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर वो जो पुलिस वाला है वो सेक्शन 76 के अंदर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए लायबल था, और उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया है, और उसके लिए वो किसी के लिए भी लायबल नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 की। और ये जो मैं आपको इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ ये और कहीं नहीं दे रखी है, आपके बेयर एक्ट में गिवन है, और आपको भी सिर्फ बेयर एक्ट पे ही फोकस करना है। और ये जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ये और कहीं से नहीं बनते, कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता, सिर्फ इन बेयर एक्ट से बनता है। इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि अगर आपको ढंग से फोकस कर लिया तो आपको और कुछ मटेरियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप ये मान के चलना कि आपके 75 to 80 क्वेश्चन आपके बेयर एक्ट के अंदर है। तो हम देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड, हर एक एक्सप्रेशन जो इस कोड के अंदर एक्सप्लेन की गई है, इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, किसी भी पार्ट में कही गई है, इज यूज इन एवरी पार्ट इन दिस कन्फर्मेटिव ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। इसको आप ऐसे समझे कि जो जिस तरीके से दिया गया है उसे वैसे ही समझा जाए, वैसे ही समझा जाए। मतलब ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि भैया जिस डेफिनेशन का जो मीनिंग निकल रहा है सिर्फ उसी पर ही फोकस करो, अपनी ऑब्जर्वेशन मत लगाओ। और ये पॉइंट मैं आपको भी बोलूँगा क्योंकि लॉ जो है वही है, अपनी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अप्लाई मत करना। जिस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये होगा तो आपको सिर्फ उस लिमिट तक ही सोचना है, उससे आगे अगर आपने ऑब्जर्वेशन लगाई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 7 में कह दिया कि जो जिस तरीके से दिया गया है उसे उसी तरीके से समझा जाए। अब सेक्शन 8। अब ये जो आने वाले सेक्शन है 8, 9, 10 अप टू 18, ये सिर्फ वन वर्ड है और इनमें से क्वेश्चन 100% बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? पहली चीज सेक्शन 8 में आपसे पूछ लेगा सेक्शन 8 में क्या गिवन है, हमें गिवन है जेंडर। सेक्शन 8 में हमें गिवन है जेंडर, या पूछ लेगा जेंडर सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 8। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, द प्रोनाउन ही, अब यहाँ पर ये जो ही है ना, ये ही यूज होगा चाहे वो कोई मेल हो चाहे कोई वो फीमेल हो। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज ऑफ वेदर मेल और फीमेल। कोई चाहे आदमी हो चाहे कोई औरत हो, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे ही। ये हो गया हमारा सेक्शन 8।
हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 हमारा बात करता है नंबर, N for 9, N for number। सेक्शन 9 नंबर, N for 9, N for number। अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट, जब तक कि कोई विरोधाभास उत्पन्न ना हो जाए। विरोधाभास उत्पन्न ना हो जाए तब तक हम क्या मानेंगे, जो भी सिंगुलर है उसको हम प्लूरल मानेंगे और जो भी प्लूरल है उसको हम सिंगुलर मानेंगे। सिर्फ आपको इस सेक्शन में इतनी बात याद रखनी है, N for 9, N for number, और सिंगुलर डिनोट्स प्लूरल और प्लूरल डिनोट्स सिंगुलर। सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है। और 8 में सेक्शन 8 जेंडर, और क्या यूज़ होगा, ही, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 10 की। अब अगर हम बात करें सेक्शन 10 की, तो उसमें कह दिया मैन और वुमेन, आदमी और औरत, मैन और वुमेन। अब मैन कौन होंगे, सारे मेल ह्यूमन बीइंग। अब उनकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एज के हो। एनी मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज क्या होंगे, मेल, मैन। और एनी फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, वो क्या होंगे, फीमेल, वुमेन। वुमेन कौन होंगी, सारी फीमेल ह्यूमन बीइंग। और मैन कौन होंगे, सारे मेल ह्यूमन बीइंग। अब एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि मैन की एज क्या होगी या फीमेल की एज क्या होगी। एज से कोई मैटर नहीं करता, मैन जो होगा वो मेल ह्यूमन बीइंग होगा और जो वुमेन होगी वो एक फीमेल ह्यूमन बीइंग होगी। बस हमें इतना याद रखना है। और एक हमें याद रखना है इसका सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन 10, जो कि कहता है मैन और वुमेन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है पर्सन। अब पर्सन की अगर हम बात करें तो जो पर्सन होगा वो कोई भी हो सकता है। आदमी भी हो सकता है, लिविंग पर्सन भी हो सकता है और नॉन लिविंग पर्सन भी हो सकता है। जैसे कि एक कंपनी है, पर्सन हो सकती है। जैसे कि एक एसोसिएशन है, पर्सन हो सकता है। बॉडी ऑफ पर्सन, पर्सन हो सकता है। अब उससे मतलब नहीं है कि वो इनकॉर्पोरेटेड है या इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कंपनी है तो पर्सन है, एसोसिएशन है तो पर्सन है, बॉडी ऑफ पर्सन है तो पर्सन है। और सेक्शन क्या है, 11। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की, जो कि बात करता है पब्लिक की। अब पब्लिक में कौन कौन आते हैं, हैंग हो गया। सॉरी फॉर डिले, हैंग इज अकर्ड। अब हम बात करें अपने सेक्शन 12 की। अब सेक्शन 12 बात करता है किसकी, पब्लिक की। Why it is so hang?
सेक्शन 12 हमारा बात करता है पब्लिक की। अब पब्लिक में कौन कौन इंक्लूड होगा? कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक इंक्लूड हो सकती है पब्लिक के अंदर, या कोई भी कम्युनिटी इंक्लूड हो सकती है पब्लिक के अंदर। यहाँ तक की बात समझ में आई? कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक हो, पब्लिक मानी जाएगी। कोई भी कम्युनिटी हो, पब्लिक मानी जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है? सेक्शन 12 पब्लिक। अब सेक्शन 13 हमारा रिपील्ड हो गया था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 को। अब हम बात करें सेक्शन 14 की, जो कि बात करता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की। सेक्शन सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब ये सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होते कौन है? द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर हो या कोई भी सर्वेंट हो, जो कि क्या हो, अपॉइंटेड हो या एम्प्लॉयड हो किसी भी सरकारी अथॉरिटी के अंतर्गत। कोई भी ऑफिसर या कोई भी सर्वेंट जो कि क्या होगा, या तो अपॉइंटेड होगा या एम्प्लॉयड होगा किसी भी सरकारी अथॉरिटी के अंतर्गत। अगर कोई सरकारी अथॉरिटी के अंतर्गत कोई एम्प्लॉयड या अपॉइंटेड है तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट माना जाएगा। और ये हमें कहाँ मेंशन है? सेक्शन 14 के अंदर। अब हम बात करते हैं, हमारा सेक्शन 15 और सेक्शन 16 हमारा रिपील्ड हो गया है, और अब हम बात करेंगे सेक्शन 17 की, जो कि बात करता है गवर्नमेंट की। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। सेक्शन 17 गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कौन होगी? चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो हमारी क्या होंगी? गवर्नमेंट। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कहाँ गिवन है? सेक्शन 17 के अंदर। यहाँ तक की बात आपको आई होप समझ में आई होगी। थोड़ा हैंग हो रहा है, डिले हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ अपना फोकस इस पर बना कर रखें, हैंग पर ध्यान मत दें। सेक्शन 18। अब 18 की बात करता है तो 18 हमारा आता है प्यारा इंडिया। अब मैंने आपको जैसे बताया था 31/10/2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन उसके बाद एप्लीकेबल हो गया। तो अब हमारा आंसर होगा होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरा भारत इंडिया माना जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब इस केस में हमें क्या याद रखना है? ये डेट। और क्या याद रखना है? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इन दो चीज़ों का हमें ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट
आता है टॉपिक जज। अब जज हमें डिफाइन दिया हुआ है सेक्शन 19 के अंदर। क्वेश्चन पूछ लेगा इन विच सेक्शन जज हैज बीन डिफाइंड, तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 19 में हमें डिफाइन है जज। अब जज होता कौन है? अब हम अगर बैरक की लैंग्वेज से पढ़ें, अ जज डिनोट्स नॉट ओनली दोज पर्सन, ना केवल वो पर्सन जो कि हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज, ना केवल वो आदमी इंक्लूड किए जाएंगे जज के अंदर जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है, लेकिन वो आदमी भी होंगे, बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जो विधि के द्वारा, एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, जो विधि के द्वारा एम्पावर्ड किए गए हों, जो विधि के द्वारा मान्य किए गए हों किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को सुनने में। अब वो प्रोसीडिंग कौन सी हो सकती है? चाहे सिविल प्रोसीडिंग हो चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो। और वो उस प्रोसीडिंग में क्या करेंगे? अपनी डेफिनेटिव जजमेंट देंगे। तो वो हर एक आदमी जज कहलाया जाएगा। मैंने क्या बोला? जज केवल वो पर्सन नहीं होगा जिसको कि लॉ एम्पावर्ड करे या जिसको कि लॉ डेजिग्नेट करे एज ए जज। उसके अलावा भी कई ऐसे पर्सन होंगे जो कि विधि द्वारा एम्पावर्ड होंगे किसी भी प्रोसीडिंग को सुनने के लिए। अब वो प्रोसीडिंग कौन सी हो सकती है? सिविल भी हो सकती है और वो क्रिमिनल भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो उस प्रोसीडिंग को सुनने के बाद अपनी डेफिनेटिव जजमेंट देगा, तो वो जज माने जाएंगे। और अगला पॉइंट, हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, खाली एक आदमी भी नहीं हो सकता, बॉडी ऑफ अ पर्सन भी जज होंगे। क्यों है मोरा भाई? बॉडी ऑफ अ पर्सन भी जज माने जाएंगे। अभी यहाँ पे ये पेन में थोड़ी वो दिक्कत आ रही है, आप प्लीज इस पर ध्यान दें। हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन विच बॉडी एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ जजमेंट। मैंने क्या बोला? बॉडी ऑफ अ पर्सन, ये भी जज माने जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या आएगा। कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्शन 20। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इसकी कुछ इलस्ट्रेशन है जज की, सेक्शन 19 की, उस पर भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ऐसे के ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। इलस्ट्रेशन 1, कोई भी कलेक्टर होगा। अब कलेक्टर कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर। कोई भी कलेक्टर हुए जो कि एक्ट करेंगे किसके अंतर्गत? एक्ट 10 ऑफ 1859, वो भी जज माने जाएंगे। ये है हमारी पहली इलस्ट्रेशन। आपसे ऐसे कैसे पूछ लेगा, ऐसा जो कलेक्टर है जो कि एक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्ट नंबर 10 ऑफ 1859 के अंतर्गत, क्या वो जज माना जाएगा या नहीं? तो हमारा आंसर होगा वो जज माना जाएगा। इलस्ट्रेशन 2, कोई भी ऐसे मजिस्ट्रेट हैं, कोई भी ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जिनके पास अधिकार है किस चीज़ का? सेंटेंस देने का, अधिकार है इम्प्रिजनमेंट का, अधिकार है फाइन इम्पोज करने का, अधिकार है अपील सुनने का। तो ऐसे मजिस्ट्रेट भी जज माने जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया प्री में। तीसरा, मेंबर ऑफ पंचायत। मेंबर ऑफ पंचायत, ये भी जज माने जाएंगे। और लास्ट, ऐसे मजिस्ट्रेट जो सिर्फ ट्रांसफर ट्रायल करते हैं,
वो जज नहीं माने जाएंगे। ऑप्शन बी में हमने पढ़ा था ऐसे मजिस्ट्रेट जो सेंटेंस करें, इम्प्रिजनमेंट करें, फाइन करें, अपील करें, वो जज माने जाएंगे। लेकिन पॉइंट 4 में कह दिया ऐसे मजिस्ट्रेट जो सिर्फ केस ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल ट्रांसफ़र करते हैं, वो जज नहीं माने जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछी जाती है, इन पर प्लीज़ फोकस बना कर रखें। हमने अभी समझा जज के बारे में, अब हम समझेंगे सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, क्योंकि अब जहाँ पे जज साहब बैठेंगे तो वो होगी हमारी कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इससे अगली सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस आएगी। अब डेफिनेशन क्या कहती है, अब द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स, पहला, अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जो कि विधि द्वारा एम्पावर्ड है, और वो क्या करेगा, एक्ट करेगा जुडिशली। और दूसरा, बॉडी ऑफ जजेस भी कोर्ट ऑफ जस्टिस माने जाएंगे। मतलब अगर हम बोलें 1 पर्सन इज अ जज, 1 पर्सन कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, बिल्कुल होगा। बॉडी ऑफ जज कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, वो जो होने चाहिए, पहली बात एम्पावर्ड बाय लॉ होने चाहिए, और दूसरी बात जो वो एक्ट करेंगे वो करेंगे जुडिशली, तो वो हम माने जाएंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम इसके बारे में अगर ध्यान दें तो इसकी एक इलस्ट्रेशन है। सेक्शन 20 की एक इलस्ट्रेशन है जिसमें ये कहा गया है कि जो पंचायत है और वो अब अपना काम परफॉर्म कर रही है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 7 ऑफ 1816, तो वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस मानी जाएगी। कोर्ट ऑफ जस्टिस मानी जाएगी। कौन सी पंचायत, जो कि अपना काम परफॉर्म कर रही है रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 के अंदर, वो भी क्या मानी जाएगी, कोर्ट ऑफ जस्टिस मानी जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 21, जो कि बात करेगा पब्लिक सर्वेंट के बारे में। सेक्शन 20 में बात किया था कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, अब सेक्शन 21 में बात करेगा पब्लिक सर्वेंट के बारे में। अब लिखा हुआ है द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स, पब्लिक सर्वेंट कौन होंगे, द फॉलोइंग पर्सन्स। पहला, अब ये जो पहला है ये हो गया हमारा रिपील्ड। अब जो रिपील्ड हुआ है उसकी हमें तारीख याद करनी है, क्योंकि आजकल तारीख भी पूछ लेता है। तो ये रिपील्ड हुआ है 1873 के अंदर, रिपील्ड एक्ट नंबर 3 ऑफ 1873 से। दूसरे हमारे जो आती है कैटेगरी पब्लिक सर्वेंट की, वो ऐसे कमीशन ऑफिसर जो कि आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, या कोई भी डिफेंस सर्विस के कमीशन ऑफिसर, वो कौन होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। ये हमें कहाँ दे रखा है, सेकंड पॉइंट पे। थर्ड में कोई भी जजेस हों वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। कौन से पॉइंट में, थर्ड में पॉइंट में। लेकिन वो जजेस एम्पावर्ड होने चाहिए अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए। ये सब पॉइंट आप बेरेट में पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट 4 हमारा ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब थर्ड पॉइंट में हमने देखा जजेस, और फोर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इनमें कौन कौन आ गए, जैसे हमारे ये
रीडर वगैरह, ये सब इस पॉइंट में आ गए। किसमें? फोर्थ पॉइंट में। अब अगर हम बात करें पॉइंट फिफ्थ, कोई भी जूरीमैन हो, कोई भी असेसर हो, कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत हो, ये भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। पॉइंट सिक्स, कोई भी आर्बिट्रेटर हो या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आर्बिट्रेटर के अधीन हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। पॉइंट सेवन, कोई भी जेलर हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। पॉइंट एट, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो जिसकी ड्यूटी है किसी अपराध को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। कोई भी ऐसा ऑफिसर है जिसको एज अ रिसीवर अपॉइंट किया गया है किसने? कोर्ट ने, किसी संपत्ति को बेचकर उसकी राशि कोर्ट में जमा करवाने के लिए, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाएंगे। 10th पॉइंट, कोई भी ऐसा लिक्विडेटर है जिसको कि कोर्ट ने अपॉइंट किया है कि तो आप इसकी देखभाल करो और इसकी प्रॉपर्टी बेच करके कोर्ट में जमा करवाओ, तो वो भी आदमी पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाएंगे। 11th, हमारा इलेक्शन कमीशन भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। और 12th, ऐसे आदमी जो कि सरकार द्वारा अपनी सैलरी ले रहे हों या जिनको सरकार पे कर रही हो, वो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। अब पब्लिक सर्वेंट के अंदर हमारे पास एक केस आता है, केस का नाम है करुणानिधि केस। इस केस में हेल्ड हुआ था कि एक चीफ मिनिस्टर भी पब्लिक सर्वेंट होगा। ये याद रखना, केस है करुणानिधि केस। इसमें हेल्ड हुआ था कि अ चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। और एक केस आया था हमारे पास RS नायक वर्सेस AR अंतुले। इसके अंदर हेल्ड हुआ था कि MLA इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। एक MLA भी पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई। पहला केस करुणानिधि वाला केस, उसके अंदर कहा गया है कि भैया एक मुख्यमंत्री भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। और दूसरा RS नायक वर्सेस AR अंतुले, इसमें कहा गया है कि एक MLA भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर एक म्युनिसिपल कमिश्नर, ये भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 21 में हमने देखा कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है और कौन कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये हमने देखा सेक्शन 21 के अंदर। हमने आज की लेक्चर में डिस्कस किया सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 21। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 33 तक। ये वाला हमारा चैप्टर 4 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। मैं जानबूझ के आपको ज़्यादा नहीं करवा रहा, आपको भी अंदर ग्रैस्प करने में आसानी होगी। लेकिन इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि जो करवा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप
इसको प्लीज़ रिवाइज करें और हम कल दोबारा मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।